बिहार में कोरोना के आंकड़ों में इजाफा, अस्पतालों में बढ़ रही ऑक्सीजन की कमी। जाप प्रमुख पप्पू यादव पहुंचे ऑक्सीजन प्लांट। धरातल पर फेल होती नल जल योजना, मोकामा में लोगों को नहीं मिल रहा सरकार की योजना का लाभ। घटिया पानी की टंकी का कारण सरकार की योजना फ्लॉप। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी, रांची उपायुक्त ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। अस्पताल में डॉक्टरों के साथ की बैठक। देश भर में कोरोना का कहर जारी, दुमका में विद्यालय परिवार की ओर से किया गया मास्क वितरण। कोविड नियमों का पालन करने की अपील। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। जानलेवा कोरोना, देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार जारी है। वहीं झारखंड में भी कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। झारखंड में कोरोना के रोज रिकॉर्ड टूट रहे हैं और राज्य में एक दिन में मिलने वाले नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक दिन पहले बुधवार को 3,198 नए मरीज मिलने के बाद राज्य में गुरुवार को भी 3,480 मरीज मिले। यह एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या सर्वाधिक है। इस तरह लगातार दूसरे दिन 3,000 से अधिक मरीज मिले। रांची में रिकॉर्ड 1,393 संक्रमित की पहचान हुई और राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने सभी जिला उपायुक्तों और सिविल सर्जनों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। झारखंड में बेकाबू होते कोरोना का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि यहां का ग्रोथ रेट और डबलिंग रेट देश के औसत आंकड़ों से ऊपर चला गया। देश भर में 7 डेज ग्रोथ रेट यहां पर 0.91%, तो झारखंड का ग्रोथ रेट है 1.67%। तो लगातार जिस तरह से हालात बेकाबू और झारखंड में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में सर्वाधिक 3,480 मरीज। ग्रोथ रेट और डबलिंग रेट में देश से आगे निकला झारखंड, रिकवरी रेट में भी पिछड़ा। टोटल एक्टिव केसेस समय झारखंड में 22,290, आंकड़े चौंकाने वाले वाकई में। 50% मरीज मात्र 3 जिलों में। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग की हालत सबसे ज्यादा खराब। रांची में 7,641, पूर्वी सिंहभूम में 2,276, हजारीबाग में 899, यानी कि करीब 50% मरीज इन 3 जिलों के हैं। यहां पर बेड के लिए मारामारी है। तो चलिए, वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतज्ञ जी आज के दिन लाइव में है। कुंदन जी, लगातार बिगड़ते हालात, हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं कोरोना को लेकर, लेकिन डबलिंग रेट में जिस तरह से देश से भी आगे निकल गया झारखंड, रिकवरी रेट में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। लेकिन 3 ऐसे जिले हैं, जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, जहां पर 50% मामले यहीं के देखे जा रहे हैं झारखंड में। कुंदन जी, सागर आपको करेक्ट कर दूं, 50% से ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं और जो हालात राज्य की आज की तारीख में हो चुके हैं, स्थिति बहुत ही खतरनाक है। वी आर जस्ट टू कोलैप्स। स्थिति है राजधानी रांची से लेके झारखंड के 24 जिलों में जितने भी कोविड सेंटर्स बने हुए हैं, वहां पर बेड बिल्कुल ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड या वेंटिलेटर सपोर्टेड जो बेड है, वहां पर कोई वैकेंसी नहीं है। अस्पतालों ने नो वैकेंसी का बोर्ड लगा रखा है। स्थिति हाथ से बाहर जा चुकी है। स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल लाचार है और जिस तरीके से परिस्थितियां हर मिनट बदल रही हैं, कह सकते हैं कि झारखंड के हालात बहुत ही तस्वीर बहुत ही भयानक दिखाई दे रही है। दूसरी बात आपको बता दें, जो मोर्टेलिटी रेट, रिकवरी रेट की आप बात कर रहे हैं और खास करके जो रेट ऑफ इन्फेक्शन या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, यह देश की एवरेज से ऊपर उठ चुका है। कल जब हम चर्चा कर रहे थे तब झारखंड संक्रमित राज्यों में 5वें पायदान पर खड़ा था भारत में और आज यह स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। पिछले 24 घंटों की बात कर लें, जो आंकड़े आए हैं, 2290 मरीज जो अभी 22,290 मरीज जो अभी तक एक्टिव पाए गए हैं, उसमें से आधे से अधिक मरीज हजारीबाग, जमशेदपुर और रांची जिलों से हैं।
बाकी की स्थिति की कल्पना करना भी बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाली स्थिति है सागर। अब मुख्यमंत्री ने जो कल घोषणाएं की हैं, आज की उच्च स्तरीय बैठक में क्या निर्णय आना है, हालांकि अभी तक उच्च स्तरीय बैठक की कोई भी औपचारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन वह बैठक कब होगी, उसमें क्या निर्णय होगा, ये समय बताएगा। सागर, मतलब कि कुंदन जी, एक चीज माना जाए कि कोरोना में नीति गुल और राजनीति फुल, यही चल रहा है देश के अंदर। जिस तरह से पक्ष और विपक्ष का तकरार भी लगातार हम देख रहे हैं। कुंदन जी, बिल्कुल, जो स्थितियां हैं, देखिए बहुत सारे, जब कोरोना के पहले स्ट्रेन की बात हुई थी तो तबलीगी जमात और मरकज की चर्चा की जा रही थी। आज स्थिति उलट है। हरिद्वार के कुंभ को देख लें, एक कोरोना बम हमने वहां छोड़ रखा है। अब वहां से जो पूरे देश में जब वहां के लोग लौटेंगे, कितने राज्यों को और वहां पर कितने हजार और कितने लाखों लोगों को प्रभावित करेंगे, वो भी समय के गर्भ में छुपा हुआ है। पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, केरल में और असम में चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर रैलियों पर रैलियां दनादन हो रही थी। हालांकि अब पश्चिम बंगाल में ही केवल चुनाव बचे हुए हैं, बाकी के 4 चरणों में। अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद जब वहां पर टेस्टिंग और बाकी तमाम व्यवस्थाएं पटरी पर लौटेंगी, अभी तो पूरा प्रशासनिक अमला चुनाव कराने में व्यस्त है, जब तमाम व्यवस्थाएं पटरी पर लौटेंगी उसके बाद वहां से जो आंकड़े निकल कर आते हैं वह कैसे होते हैं। क्योंकि आप एक चीज देख लें, जितने भी राजनीतिक शख्सियत वहां पहुंचे हैं चुनाव प्रचार के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये वीवीआईपी लोगों की बात छोड़ दें तो वहां पर हमने देखा है केंद्रीय मंत्रियों को भी कोरोना संक्रमित होते हुए। अर्जुन मुंडा अभी भी आइसोलेशन में है, जो कि पश्चिम बंगाल चुनाव से ही कोरोना संक्रमित होकर दिल्ली लौटे थे। तो सागर, स्थिति अभी पूरे देश की बहुत ही खतरनाक है। अब राजनीति और देश की जनता की चिंता, ये दोनों किस पटरी पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े होंगे, ये अभी किसी को समझ नहीं आ रहा। लेकिन आप कह सकते हैं कि पूरे देश के स्तर पर, झारखंड के स्तर पर स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है। सागर, लेकिन आखिर सरकार ने जो इस समय नीतियां बनाई हैं, चाहे आपने जैसे जिक्र किया कुंभ का, बहुत बड़ी और भयावह वहां का मंजर है। लाखों लोगों से अधिक की संख्या में लोग वहां पर शामिल हो रहे हैं कुंभ के मेले में। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग, ना तो मास्क, मतलब कि लोग अब कोरोना लेकर जब वहां से अन्य राज्यों में जाएंगे कुंदन जी, तो मुझे लगता है कि जो हालात हम देख रहे हैं पूरे देश में कम नहीं होने वाले। आपने निजामुद्दीन मरकज का आपने जिक्र किया, वहां पर तमाम पाबंदियां लगा दी गई। पूरे 1 सप्ताह के अंदर तमाम उन मुस्लिमों को खोज कर निकाला गया था, सर्च ऑपरेशन पूरा चलाया गया, लेकिन आज के दिन वहां के लिए कोई भी कोरोना नहीं है। कुंदन जी, सागर, जो आधिकारिक आंकड़े बता रहे हैं, आधिकारिक आंकड़ों की माने तो कल 34 लाख से ज्यादा लोगों ने हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाई है। आप कल्पना कर लें कि 34 लाख लोगों ने अगर कल गंगा में डुबकी लगाई है और हरिद्वार कुंभ के क्षेत्र से 2657 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। आप कल्पना कर लीजिए कितने लोगों में यह संक्रमण फैला होगा। और जब ये लोग वापस अपने अपने घरों की तरफ उस पुण्य की डुबकी से कह लें या जो पुण्य कमाने गए थे हरिद्वार, वहां से लौटेंगे तो कितने लोगों को पुण्य का भागी बनाएंगे, ये भी समय ही बताएगा। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या भारत में भी धर्म को देखकर, संप्रदाय को देखकर ही तमाम व्यवस्थाएं होती हैं? क्या कुंभ का आयोजन समय से पहले स्थगित नहीं कर देना चाहिए? एक बड़ा सवाल है। अगर समय से पहले यह कुंभ का आयोजन स्थगित होता है, उसके बाद एक हिंदूवादी मानसिकता की पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की क्या सोच होगी, बाकी तमाम जो उनके केंद्रीय नेतृत्व हैं उनकी क्या सोच होगी, जो बाकी उनकी अनुषंगी इकाइयां हैं, जो दूसरे संगठन हैं, उनकी क्या सोच होगी। इन तमाम चीजों पर जब तक फैसले होंगे, जब तक कुंभ के बारे में कुछ उचित निर्णय लिया जाएगा, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी सागर। क्योंकि जिस तरीके से, जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण भारत में पांव पसार रहा है, वो दिन दूर नहीं जब इटली के नजारे, इटली जैसे नजारे हमें भारत के अन्य राज्यों में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वेंटिलेटर की कैसी व्यवस्था इस समय कुंदन जी झारखंड में, बेड की कैसी व्यवस्था की गई है? क्योंकि तमाम डॉक्टर से आपने भी बातचीत की, आपने भी रियलिटी चेक किया था और हमने लाइव डिबेट में भी हमने उनसे बातचीत की।
तो क्या हालात उसके बाद कुछ दुरुस्त हुए या फिर वैसी परिस्थितियां हैं? देखिए, हालांकि सरकार की तरफ से सदर अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है। सीसीएल के सहयोग से राजधानी रांची का खेलगांव है, वहां पर लगभग 300 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था की जा रही है, वेंटिलेटर्स का अरेंजमेंट किया जा रहा है। लेकिन जिस संख्या में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, आइसोलेशन बेड या वेंटिलेटर बेड्स की व्यवस्था की जा रही है, जरूरत उससे कहीं ज्यादा बढ़ने वाली है। कल मुख्यमंत्री ने तमाम जिला के उपायुक्तों के साथ और सिविल सर्जन के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, सागर आपको बताएं कि उन्होंने 6 आरटीपीसीआर मशीन और 2 कोवास मशीन खरीदने की बात की है। 6 आरटीपीसीआर मशीनों की बात अगर कर लें तो कोरोना संक्रमण के इस दूसरे स्ट्रेन में जो खबरें मिल रही हैं कि जिस तरीके से कोरोना वायरस ने अपने डीएनए में चेंज किया है, जिससे कि उसके फील और बिहेवियर में चेंज हो गए हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट को स्किप कर जा रहा है कोरोना वायरस और आरटीपीसीआर टेस्ट से सही नतीजे नहीं आ पा रहे हैं। कई मरीजों के साथ ऐसा हुआ है कि पहले टेस्ट में उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई है और 2 से 3 दिन के बाद जब दोबारा उनका टेस्ट किया गया है तब जाकर उनकी रिपोर्ट उसमें कोरोना संक्रमित दिखाया गया है। किसी मरीज के तो तीसरे टेस्ट में जाकर, पहले 2 टेस्ट में नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद तीसरे टेस्ट में जाकर उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो आरटीपीसीआर मशीन से जो जांच हो रही है वह भी आज की तारीख में इस दूसरे स्ट्रेन के खतरे के दौरान वह भी टेस्ट बहुत ही ऑथेंटिक नहीं हो पा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि कोवास मशीन की जो मुख्यमंत्री ने चर्चा की कि 2 कोवास मशीन खरीदे जाएंगे, तो कोवास मशीन के 2 मॉडल्स उपलब्ध हैं अभी भारतीय बाजार में। एक कोवास 6800 और दूसरा है कोवास 8800। कोवास 6800 मॉडल के साथ 24 घंटे में 1200 टेस्ट किए जा सकते हैं और कोवास 8800 से 24 घंटे में 4000 टेस्ट किए जा सकते हैं। तो 2 मशीनों से अगर हम अधिकतम संख्या भी बढ़ाएंगे तो एक दिन में 8000 टेस्ट कर पाने की स्थिति में होते हैं। और अगर आरटीपीसीआर मशीनों की बात कर ले तो अगर फुल कैपेसिटी पे उससे चलाया जाए, 24 घंटे उससे टेस्टिंग की जाए, तब एक दिन में लगभग 1200 टेस्ट किए जा पा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने से हो सकता है कोरोना संक्रमण की पहचान हो सके, लेकिन यह तमाम व्यवस्थाएं बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देने की जरूरत है। क्योंकि अस्पतालों में जो सरकारी अस्पताल है, उस दिन आज से 2 दिन पहले के कार्यक्रम में जिस तरीके से एक अस्पताल के संचालक ने बताया कि प्रशासन ने 50% बेड्स को मुहैया कराने के लिए कह रखा है कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए, लेकिन वह भी पर्याप्त संख्या में नहीं है। और कह सकते हैं कि आज की तारीख में जिस तरीके से अस्पतालों के आगे भीड़ लगी हुई है, वही स्थिति शमशान घाटों पर बन पड़ी है, वही स्थिति कब्रिस्तानों में देखने को मिल रही है, वहां भी कतारें लगी पड़ी हैं। कुछ रिपोर्ट्स जो हम देख रहे हैं लगातार, उनमें यह कहा जा रहा है कि रांची में हालात ऐसे हैं कि रिम्स में एम्बुलेंस नहीं है। परिजनों की जब मौत हो जा रही है तो फिर जब लोगों की मौत हो जा रही है तो परिजनों को डेड बॉडी सौंप दी जा रही है कि आपको जैसी मर्जी वो लेकर जाइए। प्राइवेट एम्बुलेंस वाले मनमानी रकम वसूल रहे हैं, 15,000 रुपए मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि शव को आप जैसे मर्जी आप लेकर जाइए, हमारे पास वक्त नहीं है, ना तो हम इसे लेकर जा सकते हैं। इन सब परिस्थितियों पर क्या सरकार का ध्यान है? क्या प्रशासन इस पर कुछ कदम उठा रही है? कुंदन जी, देखिए, अभी बिल्कुल राम भरोसे हिंदू होटल की स्थिति है सागर। सबसे अहम बात आपको बता दें कि जो अस्पतालों की स्थिति है, अस्पताल में डॉक्टर्स और बाकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है या पूरा का पूरा स्वास्थ्य महकमा है, वह इस बात में लगा पड़ा है कि किस तरीके से जो मरीज भर्ती हैं उनके यहाँ उनके स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सके, उनके स्वास्थ्य को दुरुस्त किया जा सके। दुर्भाग्यवश जिनकी मौत हो जा रही है वहां पर कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं अंतिम संस्कार करने के, उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जा पा रहा है। क्योंकि सबसे अहम बात है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल में अंतिम संस्कार के लिए इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन राजधानी रांची में हरमू मुक्तिधाम में जो इकलौता इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है वो पिछले 12 दिनों से खराब पड़ा हुआ है
और दिल्ली से इंजीनियर्स आकर उसे लगातार ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो दुरुस्त नहीं हो पाया है। तब जाकर कहीं रांची के उपायुक्त ने रांची आउटस्कर्ट्स के स्वर्णरेखा नदी के घाट पर, घाघरा के स्वर्णरेखा नदी के घाट पर आम चिताओं की तरह उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कराई है। अब आप देखें कि संक्रमण का खतरा हर स्तर पर बढ़ता जा रहा है। जो एम्बुलेंस की बात आपने कही, तो एम्बुलेंस चालकों के द्वारा मनमानी तरीके से पैसे वसूलने की भी खबरें आ रही हैं और ऐसे में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए, शवों को आखिरी अंतिम संस्कार तक ले जाने के लिए हर जगह एम्बुलेंस चालकों के द्वारा मनमाने पैसे वसूलने की खबरों के बाद ही प्रशासन ने एक रेट चार्ट आम जनता के लिए जारी किया, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अभी भी एम्बुलेंस चालकों की मनमानी जारी है। एक तो कोविड-19 के पेशेंट के नाम पर उनकी वसूली शुरू हो जाती है, और दूसरा, अगर उन्हें कहीं गलती से यह जानकारी मिल जाती है कि जिस शव को लेकर जाना है वह कोविड पेशेंट था, तब फिर वहां पर उनके द्वारा वहां भी मनमानी तरीके से भाड़े की वसूली की जाएगी। लेकिन हर क्या कोई तारीफ के लायक तस्वीर एक भी नहीं है इस समय झारखंड में कि नियमों का लोग पालन कर रहे हैं, क्योंकि अल्बर्ट डेका चौक पर जहां पर लोगों की भीड़ और वहां पर जमावड़ा देखा जाता था, आज 3:30 बजे की हमने वहां की एक तस्वीर देखी। सुनसान वहां की सड़कें थी, बहुत इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे। मतलब कि पहले की अपेक्षा ऐसा लग रहा है कि लोग अब डरे सहमे, बहुत कम ही लोग अब घर के बाहर निकल रहे हैं। कुंदन जी, जिस खौफ, जिस डर की जरूरत आज से 2 महीना पहले थी, मैं आपको बताऊं सागर, जनवरी महीने में, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, जनवरी महीने में इंटरनेशनल हेल्थ मैगजीन्स में इस बात की खबरें आ रही थी कि कोविड-19 का वायरस अपने नए लुक और नए बिहेवियर के साथ दोबारा अटैक करने को तैयार है। तमाम एजेंसियों को सतर्क हो जाने की जरूरत है। वो चीजें नहीं हुई। हमारे देश में हमारी आम जनता मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, इन तीनों को बिल्कुल बुरी तरीके से भूल चुकी थी। 16 जनवरी से जैसे ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, भारत की जनता, झारखंड की जनता इस बात से मस्त हो चुकी थी कि अब कोरोना वायरस उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन कुंदन जी, रोक रहा हूं आपको। राकेश सिन्हा, कांग्रेस के प्रवक्ता, फोन लाइन पर। राकेश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। राकेश जी, सेहत कैसी है आपकी अब? सर थोड़ी सुधार तो है, लेकिन पूरा फिट तो नहीं हुआ हूं, लेकिन थोड़ी सुधार हुई है। चलिए ठीक है, ईश्वर से कामना कर रहे हैं जल्दी आप स्वस्थ हों। लेकिन राकेश जी, क्या जो व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, हालात देखिए सर बिगड़ रहे हैं, तबीयत आपकी भी खराब है, लेकिन फिर भी सवाल तो सर है सत्ता से कि रिम्स के हालात ऐसे हैं, वहां पर मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। एम्बुलेंस से जब लोगों के शव को दिए जा रहे हैं परिजनों को, तो कहा जा रहा है कि आप प्राइवेट एम्बुलेंस से आप लेकर जाइए, 15,000 रुपए उनसे वसूले जा रहे हैं रकम। जो एम्बुलेंस कर्मी है वो कोरोना पॉजिटिव मरीज को लाने के लिए 4-4, 5-5 हजार रुपए ला रहे हैं। सर इन सब पर तो एक्शन लेना चाहिए सर। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही भयावह स्थिति है और हमें लगता है कि इस परिस्थिति में जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, अगर वो इंसानियत को छोड़ता है तो हमें लगता है कि उसके ऊपर कठोर निर्णय तो लेना ही चाहिए। और जब तक अगर हम कठोर निर्णय नहीं लेंगे तब तक हम एक समाज में एक मैसेज भी नहीं दे पाएंगे। तो समाज में मैसेज देने के लिए भी कठोर निर्णय, लुच्च पुच्च तरीके से सत्ता और शासन नहीं चलता। इस बात को मैं भी मानता हूं। और जिन लोगों ने, मैं भी इस घटना के विषय में सुना था, जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है, हमें लगता है कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि ये एक भयावह परिस्थिति है, ये एक त्रासदी है, और इस त्रासदी में जो अफसर का वो ढूंढने का प्रयास करेंगे, हमें लगता है कि वो इंसानियत के नाम पे एक कलंक है, एक धब्बा है। ठीक है, कुंदन जी भी लाइन में बैठे हैं। कुंदन जी, राकेश जी हैं लाइन पर। राकेश जी, जो स्थिति की भयावहता आप भी देख रहे हैं, हम लोग सब लोग देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि संक्रमण के इस चेन को तोड़ने के लिए कम 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन का एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की जरूरत है? लोगों के रोजी रोटी की समस्या को, लोग की परेशानियों को भूलकर, उनकी जान की परवाह करते हुए और कोविड-19 के इस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। क्या नहीं लगता कि राज्य में एक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाना चाहिए ताकि आने वाला समय जो हो वह खुशहाल हो सके?
देखिए, मैं इस बात का पक्षधर हूं, जो परिस्थितियां अभी सामने आ रही है, जो देख करके स्वाभाविक तौर पे शरीर का रंगोटा खड़ा हो जाता है। श्मशान घाट में जगह नहीं मिलना, हमें लगता है कि ये क्या हो गया है या क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि लॉकडाउन का एक निर्णय जो है सरकार को अविलंब करना चाहिए, और बिना लॉकडाउन अब जो है जीवन बचाना मुश्किल है। देखिए, जीवन और जिंदगी दोनों जरूरी है। हम अगर रोजगार भी जरूरी है तो जिंदगी भी जरूरी है, लेकिन अगर जिंदगी रहेगी तब हम रोजगार भी कर पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से अभी एकदम अचानक कोरोना का प्रकोप भयावह हो गया है, इस परिस्थिति में तो लॉकडाउन के सिवा हमें लगता है कि अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और सरकार को इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए। राकेश जी, सरकार के आप एक पक्ष हैं, सरकार के एक पहलू हैं, ऐसे में क्या आप लोग अपनी तरफ से, क्योंकि आज ही लोहरदगा में माननीय वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, ऐसे में सरकार को आप एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि आज की परिस्थिति में लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है? और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जीवन रहेगा तभी रोजगार होगा, जीवन ही समाप्त हो जाएगा तो रोजगार किसके लिए और कौन करेगा? तो क्या एक सरकार को संदेश आप लोग अपनी तरफ से देने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, आपदा प्रबंधन की बैठकें भी होनी है, और हमें लगता है कि आपदा प्रबंधन की बैठकों में कुछ न कुछ निर्णय जो है वो लिया जा सकता है। लेकिन हम आग्रह भी करेंगे कि लोगों की जिंदगियां को ध्यान में रखते हुए कुछ तो एक कठोर निर्णय लेना बहुत ही अहम जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार दर्दनाक मौतें हो रही है राज्य में, राजधानी में, तो उस परिस्थिति में तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक कड़ी निर्णय से जब तक अगर हम रूबरू नहीं होते हैं तब तक फिर इसका निदान जो है नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए, इतना होने के बावजूद पब्लिक भी, जनता भी जो है पूरा एकदम बेखबर हो गया है। अब देखें कि अभी भी सड़कों पे बिना मास्क के लोग, भीड़ वाले इलाके में बिना मास्क के लोग जो है वो घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतना होने के बावजूद लोगों में एक खौफ जो होना चाहिए वो खौफ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है उसको अपने अंदर नहीं ले पा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। सागर, देखिए, राकेश जी का बहुत स्पष्ट मानना है कि झारखंड में खतरे के खिलाड़ियों की कमी नहीं है। जिस तरीके से स्थिति की भयावहता यह भी महसूस कर रहे हैं, हम सब लोग महसूस कर रहे हैं, और जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं, अस्पताल हो, शमशान घाट हो या जांच केंद्र हो, हर जगह जो व्यवस्था है या जो स्थिति है वो बिल्कुल रोंगटे खड़े करने वाली है। लेकिन ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खतरों के खिलाड़ी हैं। मास्क की जरूरत महसूस नहीं हो रही, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, ऐसे लोग मैं अपने चैनल के द्वारा या सरकार को, प्रशासन को जी का जरूर लगाइए, ताकि वो अपने साथ साथ कई सारी सैकड़ों जिंदगियों को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल। लेकिन राकेश जी, आपका शुक्रिया बहुत बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। कुंदन जी, देखिए, राकेश जी ने तो ये कह दिया कि हाँ, लॉकडाउन लगाना ही लगता है कि अब एक समाधान का एक रास्ता दिखाई देता है। राकेश जी भी उसी पार्टी के हैं और मौजूदा समय में सरकार भी इन्हीं की है, तो फिर आखिर दोनों लोगों की राय अलग अलग क्यों है, सोच यहां पर मिलते क्यों नहीं है? कुंदन जी, देखिए सागर, सोच के लिए तीन दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा। सवाल यह है कि कल सुबह मधुपुर का मतदान होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी आज की तारीख में किसी भी तरीके का फैसला लेके उस मतदान को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर होती है
या कुछ ऐसे कड़े निर्णय लिए जाते हैं तो इसका कल के मतदान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है वोटर टर्नआउट कम हो जाए, तो शायद इस टर्नआउट पर किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए हो सकता है कल 5 बजे शाम तक इस प्रकार के किसी भी निर्णय की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। हो सकता है कल 5 बजे जब मतदान की प्रक्रिया समाप्त होगी तब तक राज्य सरकार का निर्णय तैयार होगा और उसके बाद राज्य सरकार आगे आने वाले समय में राज्य में कोरोना वायरस को देखते हुए, कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य के कामकाज को आगे कैसे करना है, रात में नाइट कर्फ्यू लगाना है, संपूर्ण लॉकडाउन करना है, यह निर्णय लिया जा सकता है। जी चलिए, शुक्रिया कुंदन जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से हालात अब पनप पड़े हैं, राजधानी रांची की तस्वीरें आप देखें, झारखंड में तो हालात पूरी तरह से बेकाबू हैं और इसीलिए आज के दिन हमने यह जिक्र किया कि जानलेवा कोरोना का प्रकोप, लोगों की जाते जाने, शमशान घाट पर एक चिता भी ठंडी नहीं होती कि दूसरी वहां पर लाशें तैयार हैं। हालात ऐसे हैं कि शमशान घाट पर लोगों की लाशों की कतार लगी है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे परिजन की बारी आएगी। तो बहुत दुखद परिस्थितियां और असहाय मौतें, वो तस्वीरें जो हम पहले देखा करते थे फिर से अब हम देखने लगे हैं। इसीलिए आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, जिंदगी आप बचाइए क्योंकि बहुत अनमोल है। नमस्कार।